नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। तो आज आइए अपने इस मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये मैराथन क्लास है, ये आप देख सकते हैं कि क्लास नंबर 19 है शायद तक, है ना। क्लास नंबर 19 यानी कि जो मैराथन की सीरीज हम चला रहे हैं, 19 मैराथन क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना चाहिए। वहाँ 1 नंबर क्लास से शुरू हमने किया और 19 नंबर तक के क्लास को उसमें शामिल किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। हर क्लास को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, अभी आपका वैकेंसी आया हुआ है डीआरडीओ का, जिसमें बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। तो उसके पर्पज़ से भी ये मैराथन क्लास बहुत अच्छी है। बाकी आप मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बिजली विभाग से रिलेटेड या ITI से रिलेटेड, तो आपके लिए हमारी जो सीरीज है ये बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चन देखिए कहाँ से आज शुरू हो रहा है, 476 नंबर का, ठीक है ना। तो क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर मार दो आप लोग अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में, और फिर एक लाइक ज़रूर कर देना इस सेशन को, है ना। इतना मेहनत करने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ। चलो, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी देख सकते हैं, जिसको जो समझ में आएगा वो लैंग्वेज चूज कर लो। बोला जा रहा है कि 800 की माध्य गोली कैंडल शक्ति वाले 500 वाट का लैंप कार्यरत तल से 3 मीटर ऊपर निलंबित है। ल्यूमेन प्रति वाट में लैंप की दक्षता क्या होगी। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक लैंप है ना, ये एक लैंप है और ये सतह है। लैंप और सतह के बीच में हाइट कितना रखा गया है, 3 मीटर का, है ना। अब बोला जा रहा है कि इतना वाट का बल्ब है आपका और MSCP 800 की है। तो बताना लैंप प्रति वाट की दक्षता कितनी होगी। सबसे पहले तो दक्षता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि दक्षता बराबर φ/P। अब हमारे पास फ्लक्स तो है नहीं, तो हम इसको ज्ञात करना पड़ेगा। फ्लक्स ज्ञात करने के लिए होगा कि कुल ल्यूमेन, सूत्र होगा कुल ल्यूमेन फाई बराबर 4π गुणे MSCP। MSCP क्या है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो आ जाइए, फाई बराबर 4 गुणे पाई का मान 22/7, सॉल्व करते हैं तो 3.14 आता है। 3.14 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 12.56 आपको मिलेगा। कितना, 12.56। MSCP हमें पता है 800 वाट है, सॉरी 800 है। अगर मैं इस पॉइंट को काटूंगा तो देखो नीचे आएगी 100 आ जाएगी ना। इस 100 से ये 2 जीरो खत्म, 100 से 2 जीरो खत्म। अब फाई बराबर 8 छके 48, हासिल के 4, 8 पंचे 40, 4 44, हासिल के 4, 8 दूना 16, 16 4 20, हासिल के 2, 8 एकम 8 2 10। कितना मिला, 10,048। फ्लक्स हमें कितना मिला, 10,048, जो कि ल्यूमेन में ही होगा ना, ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट, है ना। 10,048 ल्यूमेन प्रति वाट। अब दक्षता चलो यहीं पे निकालता हूँ मैं। दक्षता बराबर φ/P। तो फाई कितना मिला, 10,048 बटा ये कितना है, 500 वाट है, 500 वाट है ना। तो अगर ये कट रहा है तो देखो काट सकते हैं, तो 5 दूना 10 यानी कि 1000 हो जाएगा, ये बचेगा 48, भाग जाएगा नहीं, हमें लगाना पड़ेगा 0, तो 480 हो जाएगा, है ना, पॉइंट। मतलब कि ये 1004 है ना, तो मैंने 500 से 2 बार में काटा 1000 को, है ना, उस हिसाब से मैंने लिख दिया 20 पॉइंट 480। अब कितने बार में जाएगी ये, भाग नहीं जाएगी, है ना, भाग नहीं जाएगी। 480 भाग नहीं जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा भाग, 9 पच्चे 45, कितना 9। यानी कि कुल मिलाकर के जो आ रही है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ लगभग में, है ना, 20.09,
20.09 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी दक्षता है। ठीक है ना। तो ये देखो 20 वाला कहाँ है, 76 तो होगा नहीं, 11 बहुत कम है, 20 और 25 तो आ नहीं रहा है, 20.11 हो सकता है प्लस माइनस थोड़ा बहुत है ना, पॉइंट के बाद अगर 1-2 अंक कम ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो 20.11 लुमेन प्रति वाट का प्रकाश इसकी इतनी दक्षता है ना। इसकी हाइट कितना है, 3 मीटर। इसकी हाइट कितना है, 3 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। और इसमें देखना यार कि जितने सवाल है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल हैं। इसमें वही सवाल मैंने लिया है जो आप लोगों को नहीं आता है। जो सवाल आता है वो टाइम पास वाले सवाल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ग्रिड सिस्टम का आधार क्या है, सबस्टेशन नेटवर्क नहीं, बढ़ा हुआ फेज विस्थापन, मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन नेटवर्क। इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसमिशन नेटवर्क। मतलब कि जो ग्रिड सिस्टम होता है उसका आधार क्या है, ट्रांसमिशन नेटवर्क। ग्रिड सिस्टम कहते किसको है, थोड़ा सा वो समझने का प्रयास करिए। जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम मतलब कि जहाँ से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जहाँ से करंट का उत्पादन हो रहा है, करंट का उत्पादन से लेकर के है ना उपभोक्ता तक। उपभोक्ता मतलब हम और आप, हमारे घरों तक जो बिजली पहुंच रही है ना, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड मतलब जाली, ग्रिड मतलब जाली है ना। इस ग्रिड में क्या क्या है, इस ग्रिड में है ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, सर्विस लाइन है। तीनों लाइन मिल करके ग्रिड सिस्टम तैयार होता है। देखना इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें पहला है ट्रांसमिशन लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन इसमें है। इसके बाद इसी में है वितरण लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिसको कही जाती है। और जो घरों तक हमारे आई है लाइन उसको कही जाती है सर्विस लाइन। उसको हम क्या कहते हैं, सर्विस लाइन। तो तीनों लाइन मिल करके ग्रिड सिस्टम बनता है। लेकिन ग्रिड सिस्टम का आपसे ये बोला गया है कि आधार क्या है, तो वो आधार है ट्रांसमिशन लाइन है ना। क्योंकि जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बाद सर्विस पोल की मदद से हमारे घर तक आती है। तो ट्रांसमिशन लाइन इसका आधार है ना। अगर ट्रांसमिशन लाइन नहीं रहेगा तो ग्रिड सिस्टम से डायरेक्ट हम बिजली का वितरण नहीं कर सकते है ना, डायरेक्ट वितरण नहीं कर सकते। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ग्रिड सिस्टम का आधार ट्रांसमिशन नेटवर्क है। ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक बार ईमानदारी से बताना आप लोग कि कितने लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के पढ़ाऊं। क्योंकि कल के क्लास में बड़ा ये डिमांड था, कमेंट में मैंने देखा कुछ बच्चे थे राजस्थान तरफ के, बोले थे सर हम प्रतिदिन आपके क्लास का इंतज़ार करते हैं 8 बजे है ना। और कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमें लाइव चाहिए। तो यार लाइव तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि ना तो मेरे पास सर्वर है और ना ही मेरे पास अच्छा कैमरा है कि मैं उसमें लाइव आ सकूं। मेरे पास बस बोर्ड बस है, मैं इसको पढ़ा रहा हूं आपको, बस इतना ही काफ़ी है ना। देखते हैं आगे बजट बनता है, आपका सपोर्ट आपका प्यार मिलता है तो ये आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और वैसे तो आपके लिए ये ज़रूरी है, लाइव आना ज़रूरी नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वह शर्त नहीं है जिसे बस बार वाले प्रत्यावर्तित के उचित तुल्यकालन के लिए संतुष्ट किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर तुल्यकालन करना है ना, प्रत्यावर्तित का तुल्यकालन करना है, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। देखिए पहले ये ज़रूरी होना चाहिए कि आर वाई बी 3 फेज है और यहाँ पर एक अल्टरनेटर है, 2 अल्टरनेटर हो गए है ना। ये 2 अल्टरनेटर हो गया, इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसको R के साथ कनेक्ट करो, इसको Y के साथ और इसको B के साथ। ओके, और ये 3 फेज है, इसको R के साथ कनेक्ट कर दो आप लोग, इसको Y के साथ कनेक्ट करो और इसको B के साथ। मतलब कि एक बात आपको समझ में आ रहा होगा क्या, ये कि इसका जो फेज क्रम है वो कैसा होना चाहिए,
समान होना चाहिए, है ना। ये आर वाई बी, इसका भी आर वाई बी, फेज क्रम समान। लेकिन फेज कोण कैसा होगा? फेज कोण कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। फेज में कोई एंगल नहीं चाहिए, फेज कोण शून्य। वोल्टता कैसा हो? वोल्टेज एक समान, दोनों अल्टरनेटर का एक समान होना चाहिए। आवृत्ति कैसा होगा? तो दोनों अल्टरनेटर का आवृत्ति एक समान होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें प्रतिबाधा की कि इसका इम्पीडेंस कैसा हो, तो दोनों का इम्पीडेंस समान हो। अगर बात करें हम केवीए रेटिंग की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि समान हो, लेकिन अगर एक समान हो ना, एक समान हो तो लोड शेयर करने में इनको दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो केवीए रेटिंग समान, इम्पीडेंस समान, फेज क्रम समान, फेज कोण शून्य, वोल्टेज एक समान और आवृत्ति एक जैसा होना चाहिए दोनों अल्टरनेटर का। अगर मैं नाम दे दूँ A1 और A2 तो आ गई बात समझ में। अब हमें क्या बोला गया है कि कौन सा शर्त नहीं है। अब इनमें से देखिए, बोल रहा है कि वोल्टता फेज सुमेलित होना चाहिए, मतलब कि सही है, और क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। इनकमिंग अल्टरनेटर की आवृत्ति समान होना चाहिए, बात सही है, गलत है, लेकिन इसके हिसाब से। वोल्टता के बारे में, वोल्टता का फेज कोण विपरीत होना चाहिए, यही गलत है। वोल्टेज का फेज कोण शून्य होना चाहिए, है ना। वोल्टेज का फेज कोण कैसा होना चाहिए? शून्य। और हम किसी भी अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते क्यों हैं? मान लीजिए कि हमें जब पावर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पास एक ही अल्टरनेटर है और डिमांड ज़्यादा है भाई, किसी को ज़्यादा, मान लीजिए कि कोई एनटीपीसी प्लांट है और हिंडाल्को प्लांट को, आदित्य बिरला ग्रुप प्लांट को देना है उसको पावर 100 मेगावाट का, लेकिन एनटीपीसी के पास जो जनरेटर है ना, वो एक जनरेटर से 10 मेगावाट का ही पावर जनरेट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन डिमांड को तो पूरा करना है कि नहीं, तो इसके लिए समांतर क्रम में एक से ज़्यादा अल्टरनेटर लगा करके ज़्यादा पावर बना सकते हैं और उसके डिमांड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है देखना, नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन फिटिंग ए न्यू एलिमेंट इनटू ए केटल। केतली में आपको नया एलिमेंट फिट करने के लिए प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन सा है ना। केतली जानते हैं जब चाय वगैरह बनती है, एक हाथ में एलिमेंट को पकड़ें और कपलर हाउसिंग पर लगे आवरण को खोलें, यही आपका सही आंसर होगा। यानी कि एक हाथ से केतली का एलिमेंट को पकड़िए और दूसरे हाथ से कपलर हाउसिंग को, आराम से वो खुल जाएगा। कपलर हाउसिंग में लगे वॉशर को सही क्रम में फिट करने का ध्यान रखें। अरे फिट तो बाद में करेंगे, पहले खोलना है हमें। धातु की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना चाकू से केतली के अंदर की सख्त पपड़ी को हटाएं, नहीं, चाकू का प्रयोग नहीं करना है। बाहरी फाइबर सीलिंग वॉशर को बाहर खिसकाएं, ये भी गलत है। ये खोलने की पहली विधि नहीं है, पहली विधि ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट होगा, है ना। अगला देखिए, अगला बोला जा रहा है कि विद्युत संस्थापन में भू संपर्कन चालकों के चयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। अर्थिंग के संबंध में बोला जा रहा है, चालकों के चयन के संबंध में। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपका एक आर फेस है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, 6 mm की वायर है ना, तो अर्थिंग का तार का साइज कितना होना चाहिए? कम से कम 3 mm का तो होना चाहिए, उसका आधा। तो ऑप्शन नंबर किस में ऐसा है? भू संपर्कन के लिए उपयोग किए जाने वाला कॉपर वायर का अनुप्रस्थ सबसे बड़ा धारावाहिक चालक से भी बड़ा होना चाहिए? नहीं। अगर 6 mm का फेज का वायर है तो 6 mm से पतला होना चाहिए हमारा अर्थिंग का तार। पदार्थ की चालकता पर विचार किए बिना भू संपर्कन चयन का चयन किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता। अगर एल्यूमिनियम का तार है तो थोड़ा मोटा, कॉपर का तार है तो थोड़ा पतला। भू संपर्कन का उपयोग किए बिना जीआई वायर का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल चालकता की उपेक्षा करते हुए कॉपर के चालक से छोटा हो सकता है, ये भी गलत है। भू संपर्कन के लिए कॉपर वायर, भू संपर्कन के लिए कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे बड़े धारावाही चालक के आधे से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि
अगर 6 mm स्क्वायर का आपका फेज का तार है तो कम से कम 3 mm स्क्वायर तक का आपका अर्थिंग का तार होना चाहिए, उससे पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब 50% पतला उससे हो, उससे ज़्यादा पतला ना हो। लीजिए एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करते समय पोनी मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है ना। देखिए बच्चों को पता है किस टाइप का सवाल अच्छा लगता है, जिस सवाल का आंसर उनको पता है वैसे सवाल उनको बड़ा अच्छा लगता है। अरे आप तैयारी कर रहे हो, जो सवाल आपको नहीं आता उस पर आपको फोकस देना है, जो आता है उस पर अगर ध्यान देंगे तो टाइम पास हुआ ना, वो तो रिवीजन के टाइम अपन देख लेंगे उसको, है कि नहीं। तो तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करते समय पोनी मोटर का उपयोग किया जाता है कि जो घूर्णक गति को तुल्यकालिक गति के निकट लाने के लिए, है ना। जैसे कि जो सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर स्पीड है, रोटर स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर लाना है हमें, ना कि सिंक्रोनस स्पीड को रोटर स्पीड के बराबर। रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर हमें लाना है, इसलिए हम इसका पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं। देखना, पोनी मोटर एक प्रकार का प्रेरण मोटर होता है, इंडक्शन मोटर होती है। और अगर मान लो कि हमारा ये जनरेटर 4 पोल का है, अगर ये हमारी जनरेटर 4 पोल वाला है तो फिर इस पोनी मोटर का पोल होंगे 2 पोल, क्योंकि ये जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी ये रोटर को घुमा करके सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ला सकेगा, नहीं तो नहीं ले आ पाएगी। और पोल की संख्या कम करेंगे तभी इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ती है, यही ना कॉन्सेप्ट है। इसलिए इसका जो पोल है इसके पोल में फ़र्क थोड़ा सा होता है। इंडक्शन मोटर यानी कि पोनी मोटर की पोल कम, इसका पोल अधिक, ठीक है ना। तो तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए पोनी मोटर का दूसरा कौन सा विधि है, डैम्पर वाइंडिंग। दूसरा क्या है, डैम्पर वाइंडिंग, है ना। डैम्पर वाइंडिंग के लगाने से भी हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। और तीसरा है परिवर्तनीय आवृत्ति, परिवर्तनीय फ्रीक्वेंसी समझिए, है ना। परिवर्तनीय फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी, यानी कि 3 विधि है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए मोटर को। पहला पोनी मोटर, दूसरा परिवर्तनीय आवृत्ति, तीसरा डैम्पर वाइंडिंग। तीनों विधि द्वारा इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णन गति को तुल्यकालिक गति के निकट लाने के लिए पोनी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये ऐसा सवाल है कि इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कि 90% स्टूडेंट को नहीं पता है, 90% स्टूडेंट को नहीं पता है और वास्तव में नहीं पता है। अगर कोई इसका आंसर करेगा तो वो तुक्का मार के ही करेगा। लेकिन सुनो, क्या है कि बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर किसके लिए अस्थिर होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। सुनो, पहले जो बूस्ट कन्वर्टर होते हैं और बक बूस्ट कन्वर्टर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप लोग प्रयोग जानो, फिर आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रयोग वहाँ किया जाता है, वहाँ जहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जा सकता। मतलब कि कुछ बात समझ में आया, कुछ तो बात समझ में आई होगी कि मतलब कि ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना, है ना। तो ये जो बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर है ये यही करते हैं, वोल्टेज को घटाना और वोल्टेज को बढ़ाना। प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, जैसे कि आपका सोलर पैनल, है ना। या सोलर पैनल मत लिखो, पीवी सेल लिखो, पीवी सेल। दूसरा बैटरी हो सकती है ना। और क्या हो सकता है, एलईडी लाइट हो सकती है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब कितनी होती है, छोटी सी होती है, और ट्रांसफार्मर तो वही, ट्रांसफार्मर का कितना भी छोटा आकार होगा एलईडी से तो बड़ा ही होगा, तो एलईडी के अंदर तो वो समाएगा नहीं। तो एलईडी के अंदर हम क्या लगा देंगे, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए बूस्टर, है ना, कन्वर्टर लगा देंगे। अब आ जाओ लाइन पे। बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है, ये करता है कि
ये वोल्टेज को, किसको, वोल्टेज को स्टेप अप, वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन दोनों करता है ना। वोल्टेज को ये स्टेप अप भी करेगा और वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकता है, घटाना बढ़ाना दोनों कर सकता है। वो भी डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी को ही, निम्न डीसी को उच्च डीसी में, उच्च डीसी को निम्न डीसी में ये बदलेगा, बूस्ट कन्वर्टर। लेकिन बक बूस्ट कन्वर्टर का काम ये होता है कि ये केवल निम्न डीसी को उच्च डीसी में परिवर्तित कर सकता है, केवल उच्च डीसी में कन्वर्ट कर सकता है ना। उच्च को निम्न में नहीं कन्वर्ट कर सकता, यही इनमें फ़र्क होता है ना। कम मान के डीसी को उच्च मान के डीसी में परिवर्तित करना हो तो बक बूस्ट कन्वर्टर, और उच्च से निम्न, निम्न से उच्च में कन्वर्ट करना है तो आप प्रयोग करेंगे बूस्ट कन्वर्टर का, है ना। अब आंसर आना ऑप्शन नंबर डी में कि लघु उपयोगिता चक्र, लघु उपयोगिता चक्र अनुपात जो है इसके लिए अस्थिर होते हैं। ठीक है ना, इतना ही समझो। बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा, अगर डिटेल से आप थ्योरी पढ़े होंगे तभी ये पढ़ने को मिला होगा, है ना। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है आपके लिए कि भूमिगत केबल विद्युत रोधन के संदर्भ में विद्युत रोधन दिशा निर्देशों के अनुसार तापीय काल प्रभावन शब्द क्या अर्थ है ना। तापीय काल प्रभावन शब्द का क्या अर्थ है? तापीय काल प्रभावन शब्द यानी कि थर्मल, ये ऐसा है कि जो कोई तार है या फिर कोई केबल है, उसका जो विद्युत रोधन होता है, जो उसका इंसुलेशन होता है, वो इंसुलेशन नमी से, गर्मी से, मतलब कि वातावरण के प्रभाव से ना वो धीरे 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 करके उसका लाइफ टाइम ख़त्म होता जाता है, जीवन काल उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस केबल को हमें फेंक देना ही उचित होता है, वो किसी काम लायक नहीं रहता। तो वही बोला जा रहा है कि तापीय काल प्रभावन शब्द ये कहता है कि अगर अधिक समय तक ऊष्मा के संपर्क में रहने के कारण विद्युत रोधन सामग्री का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, जो इंसुलेशन है वो हीट की वजह से धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमारा इंसुलेशन खराब होने लगता है। अब हीट में क्या आएगा, हीट में नमी भी आएगी और हीट में ताप भी आएगा। ध्यान देना, हीट में नमी भी आती है और हीट में ताप भी आता है। उष्मा का मतलब ये नहीं कि केवल गर्म, ठंड गर्म दोनों उष्मा का ही प्रकार है ना। अगला देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल ढूंढ करके लाया हुआ है मैंने, और ऐसे सवाल के आंसर ना ज़्यादातर बच्चों को आता नहीं है। सूर्य की किरणों की कौन सी ऊर्जा अर्धचालक परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और परिणाम स्वरूप उत्तेजित होकर आवेश वाहक उत्पन्न करते हैं, है ना। मतलब कि सूर्य की किरण में कौन सी एनर्जी होती है, तो फोटोन एनर्जी, है ना। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी होती है वो फोटोन नाम की एनर्जी होती है। उस फोटोन एनर्जी को अवशोषित करता है सिलिकॉन की प्लेट, सोलर प्लेट। ये किसकी बनती है, सिलिकॉन की। और सिलिकॉन क्या है, एक शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध क्या है, ये शुद्ध अर्धचालक है, और ये इतना अच्छा अर्धचालक है कि -54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये काम करता रहता है, और प्लस का 232 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी ये काम करता रहता है। इतना हैवी इसका टेम्परेचर रेटिंग है, यानी कि इस प्लेट के ऊपर अगर बर्फ भी जम जाए ना तो भी ये बिजली बनाता रहेगा। और 232 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा होता है, तब पर भी ये बिजली बनाती रहेगी। इतना हैवी है इसका तापमान रेंज। तो ये फोटोन ऊर्जा को अर्धचालक परत जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है, इसको ये अवशोषित कर लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। फिर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए मतलब करंट चल दिया। जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तब तक करंट गति नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के, ऑप्शन क्या है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया
कि सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक का बना है, ये तापमान रेटिंग है, सोलर पीवी सेल कहते हैं। हर सोलर पीवी सेल का 0.55 वोल्ट है ना पर सेल, एक सेल में वोल्टेज कितना होता है 0.55 वोल्ट, ठीक है ना। इसका काम होता है कि फोटोन ऊर्जा को, धूप से जो फोटोन ऊर्जा मिलता है उसको अवशोषित करना। फिर आता है चार्ज कंट्रोलर, ये क्या है चार्ज कंट्रोलर। इस चार्ज कंट्रोलर का काम पता है क्या होता है कि चार्ज कंट्रोलर से जो करंट आ रही है वो कहाँ जा रही है बैटरी में, नीचे क्या लगी है बैटरी बैंक, बैटरी बैंक में जा रही है। तो चार्ज कंट्रोलर का काम है कि बैटरी हमारी, बैटरी ओवर चार्ज ना होने पाए, है ना, ओवर चार्ज ना होने पाए और ओवर डिस्चार्ज भी ना होने पाए, ओवर डिस्चार्ज न होने पाए। तो ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज से कौन बचाता है चार्ज कंट्रोलर। मान लीजिए कि यहाँ पर सारे पावर आ रही है बैटरी में, बैटरी स्टोर कर रही है, बैटरी फुल चार्ज हो गया, तो भी यहाँ से करंट जो बन रहा है वो लगातार आ रहा है, तो ओवर चार्ज हो जाएगा, तो ये तुरंत यहाँ से सप्लाई कट कर देगी। या फिर मान लीजिए कि इन्वर्टर, यहाँ से जो पावर जा रही है घरों के लिए, है ना, और बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई, अब इधर से करंट ही नहीं आ रहा है चार्ज होने के लिए, तो ये ओवर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ओवर डिस्चार्ज से भी बचाएगा और चार्ज से भी बचाएगा, ओवर चार्ज से। फिर ये जो इकट्ठा हुआ था करंट, ये कहा जाएगी इन्वर्टर। इन्वर्टर करेगा डीसी को एसी में बदलेगा, क्योंकि घरों में जो पंखा, कूलर, टीवी, पंखा सब जो है वो एसी से चलेगा, इसलिए एसी में बदल देगा, है ना। ये एसी 230 वोल्ट, एसी 230 वोल्ट भी बदल देगा, फिर इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये पूरा एक लूप सिस्टम होता है इनका, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि फोटोन जो कि सूर्य की किरण में होता है और इलेक्ट्रॉन से हमें मिलेगा करंट। ठीक है भाई साहब, आगे ना समझ में। कुछ लोगों का कहना है, कुछ बच्चों का कहना है कि सर आपकी बात, आपकी जुबान से निकली हुई हर एक बात हमें एकदम क्लियर समझ में आती है, ठीक है ना। तो अरे यही तो मैं भी चाहता हूँ कि क्लियर समझ में आए, है ना। सवाल कब समझ में आएंगे, जब मेरी भाषा, जब मेरी बोली समझ पाएंगे आप। जब मेरी बोली ही नहीं समझ में आएगी तो फिर सवालों को मैं कैसे समझा पाऊँगा। सही बोल रहा हूँ ना। Which of the following feature is not provided by a coil winding machine? जो एक coil winding machine होती है ना, उसका नाम भी क्या होता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है उसका क्या नाम है। तो उस मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं कि कुंडली की लंबाई, यानी कि कॉइल कितना लंबाई, कितने लंबाई का कॉइल हमें बनाना है ना, ये डिसाइड होता है इससे। कुंडली के आयामों का समायोजन, है ना, इसके डायमेंशन का एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। फेरों की संख्या का सूचक भी बता देता है कि कितने टन्स हो गए कॉइल के, लेकिन कुंडली का रेजिस्टेंस कितना है ये नहीं हमें पता चलता। ये कौन बताएगा, ये बताएगी मैगर, है ना, ये मेगा ओम में मान बताएगा हमें। यहाँ पर प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर नहीं ले सकते, है ना। ओम मीटर के द्वारा किसी तार का आप माप सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग का प्रतिरोध आप मापेंगे, मतलब कि इंसुलेशन का प्रतिरोध, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये तीनों तो सही हैं लेकिन इसके हिसाब से गलत है, इसके हिसाब से गलत है, ठीक है ना। सीलिंग फैन में जब संयोजित संधारित्र लीक हो जाता है, सीलिंग फैन में जब संयोजित संधारित्र लीक हो जाता है तो फिर किस प्रकार की खराबी उत्पन्न होती है। इसमें कौन सा संधारित्र होगा, पेपर संधारित्र। किस मान का होगा, तो वो होगा 2.5 माइक्रोफैरड। अच्छा ये बताओ यार कि माइक्रो का मान कितना होता है। माइक्रो बराबर 10 की घात माइनस का 6 ना, 10 की घात माइनस का 6, मतलब कि 2.5 कितना हो जाएगा, ये 2.5 कितना हो जाएगा, 0.0000025 फैरड, है ना, 2 फैरड इतना हो जाएगा। 2.5 माइक्रोफैरड बराबर इतना होगा, 0.0000025 फैरड के बराबर, मतलब कि बहुत कम मान है ना, बहुत कम मान। एक पंखा जो होता है ना, ये जो पंखा लगा है सीलिंग फैन, ये 60 वाट का होता है, तो 2.5 माइक्रोफैरड का पंखा उसमें लगता है। अरे
कैपेसिटर लगता है। मान लो ये कैपेसिटर लीकेज हो गया, लीक हो गया है ना, तो पंखा में क्या होगा, कौन सा प्रभाव पड़ेगा? उच्च चाल से चलने लगेगा? नहीं, स्टार्ट नहीं होगा। लीक होने से ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगी। रब करेगा मतलब आवाज़ करेगी, आवाज़ तो जब बैरिंग खराब होगी तब करेगा। निम्न चाल पर चलेगा, है ना, स्पीड कम हो जाएगी, तभी ना फिर नया कैपेसिटर लगा देते हैं हम, नया कैपेसिटर लगा देते हैं। या मान लो कि 2.5 माइक्रो कैपेसिटर की जगह पे आप ना 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दो, तो ये उच्च स्पीड से चलने लगेगी। लेकिन दिक्कत ये होगा कि पंखा आपका हीट हो जाएगा, कॉइल आपकी हीट होकर के जल जाएगी। इसलिए ज़्यादा मान वाला कैपेसिटर आप नहीं लगा सकते, ज़्यादा स्पीड से चलाने के चक्कर में, ज़्यादा हवा लेने के चक्कर में आप उच्च मान का कैपेसिटर नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ठीक होता है, और जनरली इतना ही लगा ही होता है। आपके घर में अगर होगा तो आप देखते होंगे, है ना। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड 487 नंबर का सवाल है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड निर्देशानुसार कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक वायरिंगों में प्रदायकों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय वोल्टता कितना होगा? प्रदायक मतलब क्या है? प्राप्तकर्ता, है ना, प्राप्तकर्ता। और प्राप्तकर्ता कौन है? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब मैं, आप। अभी ये पैनल बोर्ड जो चल रही है, डिजिटल बोर्ड, इससे तो करंट से ही तो चल रहा है ये, है ना, करंट वोल्टेज से ही चल रहा है, तो उपभोग कर रहा है ना, ये कंज्यूम कर रहा है, खपत कर रहा है, तो प्राप्तकर्ता हम हुए, हम और आप हुए। तो हमें औद्योगिक वायरिंग में कितना अधिकतम अनुज्ञेय वोल्टतापात होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 230 वोल्ट का कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाए कि वो सूटेबल है ना, गवर्नमेंट उस पर पेनाल्टी नहीं लगाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.9 वोल्ट, ठीक है ना, मतलब कि अराउंड में 7 वोल्ट ले लो। तो 230 में से 7 वोल्ट घटाना कितना आता है? 223 वोल्ट ना, 223 वोल्ट प्लस करोगे तो, और सॉरी माइनस करोगे तो, और 230 में प्लस करोगे 7 वोल्ट तो 237 वोल्ट आ जाएगा। तो सिंगल फेज की वोल्टेज 230 अगर हम माने तो 237 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 223 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो पावर लॉस होने लगेगा, और पावर लॉस होगी तो एनर्जी में जो लॉस रीडिंग, जो अभी लॉस हुआ है ना वोल्टेज पावर, ये रीडिंग बन जाएगा तुरंत, इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, वही पेनाल्टी हो जाएगी आपकी। तो ये 3% होना चाहिए, है ना, 3%। लेकिन ये निम्न वोल्टेज के लिए है, ये किसके लिए है? ये निम्न वोल्टेज के लिए है, ±3%। मध्यम वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए? तो मध्यम के लिए होता है ±5%, और उच्च वोल्टेज में ±12%, 12.5%, है ना। तो इतना वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि वायर है, वायर का प्रतिरोध होगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद अगर तार में करंट चलता है तो तार हीट भी हो जाता है, उससे भी पावर लॉस होता है। लंबा लीड है ना, तो उससे भी तार की लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, फिर हीट होती है तार, कुल मिलाकर के इतना पावर लॉस हो जाता है। और वायरिंग है तो वायरिंग में कई जगह पे जॉइंट भी होता है, ठीक है ना, तो इन सभी के वजह से पावर लॉस होते हैं। तो इतना छूट दिया गया है आपको, 3% आपको छूट दिया गया है कि 3% कम हो जाता है या 3% बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि एक गीजर है, गीजर में ताप नियंत्रण मतलब थर्मोस्टेट, ताप नियंत्रण मतलब थर्मोस्टेट सेटिंग कम होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अरे थर्मोस्टेट सेटिंग कम है मतलब कि पानी जल्दी गर्म ही नहीं होगा, है ना। ताप नियंत्रक क्या करता है? ताप को कंट्रोल करता है। अगर वो कम पर सेट है तो जल कम मात्रा में गर्म होगा, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और टाइम ज़्यादा लगेगा। और ज़्यादा गर्म करना है तो इसको हाई पर रखो, है ना। ये अभी कैसा है? ये लो पर है ना, यहाँ लिखा है ना
सेट इन लो पर सेट है, अगर हाई पर सेट कर दोगे तो जल्दी गर्म होगा, ऐसा है। किस प्रकार के प्रदीपन तंत्र बड़े क्षेत्रों जैसे स्टेडियम या खेल के मैदानों में एक समान प्रकाश वितरण प्रदान करता है? देखना यहाँ पर तो लगता है एलईडी वाला हैलोजन, है ना, एलईडी वाला। आजकल हैलोजन लैंप भी एलईडी में आ गया है, ध्यान रखना। आजकल ना हैलोजन लैंप भी एलईडी वाला हो गए हैं, तो वहाँ पर लगाते हैं समान प्रकाश चाहिए, है ना, ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में समान प्रकाश चाहिए स्टेडियम में, तो उसके लिए अब विभाग ने आंसर पूर्ण प्रदीपन माना था, यानी कि फुल इल्यूमिनेशन, लेकिन इसका आंसर फुल भी होगा और प्रत्यक्ष प्रदीपन भी होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रदीपन में 90% प्रकाश सतह पर आती है ना, कहाँ पर आएगी? जमीन में आएगी, जमीन में, और 10% प्रकाश इधर उधर चली जाएगी, 10% प्रकाश किधर चली जाएगी? वेस्ट, खराब हो जाएगी, मतलब कि कुछ ऊपर जाएगी, है ना, कुछ ऐसे जगह पे चली जाएगी जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, तो 90% प्रकाश स्टेडियम में या खेल मैदान में जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष वाला सही है। विभाग ने इसको पूर्ण माना था, तो फुल भी ठीक है, फुल एल्यूमिनेशन वाला चाहिए, है ना। अर्ध में तो ऐसा नहीं होता, अर्ध में होता है कि 50% सतह पर प्लस 50% ऊपर, है ना। अप्रत्यक्ष प्रदीपन में तो ये डायरेक्ट 90% ऊपर जाएगा, 90% प्रकाश ऊपर प्लस नीचे आएगी 10%, है ना। और इसका मालूम है प्रयोग कहाँ पर होता है? डांसिंग हॉल में। कहाँ पर? डांसिंग हॉल जो होता है ना, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, और सिनेमा घरों में, यानी कि आप डांसिंग हॉल में इसलिए लगाते हैं कि आपकी परछाई ना पड़ने पाए, आपकी परछाई, मतलब आप नाचेंगे, आप वहाँ पर डांस सीखेंगे, तो आपकी परछाई भी आपके साथ साथ ना डांस करे, इसलिए परछाई की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आंसर देखना, सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो अगला सवाल बोलता है कि अनुरक्षण के दौरान परिपथ वियोजक के फेरा यंत्रावली का परीक्षण करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब कि एक सर्किट ब्रेकर होता है ना, अब एमसीबी सर्किट ब्रेकर है, लेकिन उसका अनुरक्षण नहीं किया जाता, क्योंकि वो मेंटेनेंस वाला कोई पार्ट उसमें नहीं होता, खराब हुआ कि एमसीबी को धय फेंको, है ना। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर, इतने जो बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं, उनमें अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस के समय पर जो फेरा यंत्रावली होता है, यानी कि जो ट्रिप मैकेनिज्म होता है, उसको हम टेस्ट करते रहते हैं। क्यों करते हैं? सर्किट वियोजक के उपस्थिति की जांच ये चेक करते हैं कि परिपथ ब्रेकर है कि परिपथ ब्रेकर खत्म हो गया, उसका ट्रिप वाला मैकेनिज्म बस बचा है। ऐसा कभी होगा? है ना, मतलब कि इंसान का शरीर खत्म हो गया है ही नहीं, बस फेफड़ा बस बचा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। परिपथ की भौतिक स्थिति को समायोजित करने के लिए नहीं भाई, सर्किट ब्रेकर मान लो आगे आगे है खिसक कर, तो उसको पीछे करो, है ना, या पीछे चली गई है तो आगे करो, ट्रे में रहता है ये पैनल के अंदर, तो ऐसा करने के लिए नहीं। यांत्रिक सामर्थ्य की जांच करने के लिए ना सुनिश्चित करना कि सर्किट ब्रेकर जो है दोष की स्थिति में ट्रिप हो सके, जब फॉल्ट आए तो ये सर्किट को तोड़ सके, है ना। इसमें सर्किट ब्रेकर में पता है दो होते हैं ऐसे मैकेनिज्म होता है, दो मैकेनिज्म होते हैं ऐसे, एक तो फिक्स होता है अपनी जगह पर, दूसरा है जो खुलेगा जुड़ेगा, खुलेगा जुड़ेगा। तो ये सही तरीके से मूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ का हम क्या करते हैं, ट्रिप मैकेनिज्म का मेंटेनेंस करते समय देखते हैं। हमारा यही उद्देश्य होता है, इसी पर्पज से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, है ना। आंसर होगा कि यह सुनिश्चित करना कि वियोजक दोष की स्थिति में ट्रिप हो सके, दिक्कत ना आने पाए, प्रॉब्लम ना आने पाए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा तो ट्रिप नहीं कर पाएगा, और ट्रिप नहीं करेगा तो सर्किट में आग लग जाएगी। और वैसे तो आग अब लगती नहीं है यार, क्योंकि जो वायर केबल, चाहे मोटे मोटे केबल हों, वो केबल ऐसा आने लगा है ना कि अगर मान लो कि सर्किट शॉर्ट होती है
तो इंसुलेशन जलेगा बेशक, लेकिन धुआं नहीं करेगा, लो स्मोक वाली, है ना, लो स्मोक, धुआं नहीं निकलेगा। या फिर अगर आग लग जाती है, इंसुलेशन पिघल जाता है, सॉरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इंसुलेशन पिघल जाता है, लेकिन आग नहीं लग सकती, है ना, लो फ्लेम, लो स्मोक लो फ्लेम, बहुत कम धुआं देगा, बहुत कम आग लगेगी। ऐसे तार आने लगे हैं। आवृत्ति कम करने से प्रेरण मोटर की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? लो भाई, जैसा आप सवाल सोचते थे ना कि सर इजी सवाल नहीं आ रहा है, तो लो इजी सवाल आ गया, है ना। जो सिंक्रोनस स्पीड का एक सूत्र होता है 120 सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना, तो यहीं से हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी सूत्र बना सकते हैं, पोल गुणे गति बटा 120। अब आप यहाँ से देखो ना यार कि रिलेशन कैसा है पोल का फ्रीक्वेंसी के साथ और गति के साथ, कैसा है, समानुपाती है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो गति बढ़ेगी। चाल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो इससे चाल घटती है, इससे चाल घट जाएगी। लो, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया तो गति घट जाएगी आरपीएम में, है ना। और इस मोटर की गति को, मोटर की चाल को किसके द्वारा मापा जाता है बताओ? टैकोमीटर के द्वारा। एग्जाम में पूछता है कि टैकोमीटर के द्वारा आप क्या करेंगे, ये किस में मापता है? आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना चक्र लगा रही है मोटर की शाफ्ट, ठीक है ना, ये है आंसर। एक तुल्यकालिक मोटर का एनटीवी वक्र किसके बीच बनाया जाता है? बड़ा शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एनटीवी कर्व किसके बीच बनाया जाता है बताइए, है ना। एक्स और वाई एक्सिस बोल रहा है, देखिए ये हमारी होगी एक्स और ये होगी हमारी वाई। एंटी-वी कर्व मतलब कि वी कर्व का जस्ट उल्टा, ऐसे, ये है एंटी-वी कर्व। यहाँ पर होता है ना फील्ड करंट और यहाँ पर होती है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जिसको हम कॉस फाई भी कहते हैं। मैं कॉस फाई लिख दूँ क्योंकि ऑप्शन में कॉस फाई लिखा है, ठीक है ना। फील्ड करंट का मान अगर आप बढ़ाते हो तो पावर फैक्टर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पर वो सेचुरेट हो जाता है, इसको कहते हैं संतृप्त अवस्था। इसको क्या कही जाती है? संतृप्त अवस्था। पावर फैक्टर संतृप्त हो गया, लेकिन आपने अभी तक रुका नहीं है फील्ड करंट को बढ़ाना। फील्ड करंट को आपने बढ़ाते गए, आप बढ़ाते गए तो पावर फैक्टर फिर धीरे धीरे डाउन होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है। इसको कहते हैं एंटी-वी कर्व, एंटी-वी कर्व। किसके किसके बीच बना है? एक्स पर आर्मेचर करंट, गलत, एक्स पर फील्ड करंट है ना, और एक्स पर फील्ड करंट, वाई पर कॉस फाई, बिल्कुल सही है। एक्स पर आर्मेचर करंट ये गलत हो गया और एक्स पर आर्मेचर करंट ये भी गलत हो गया, है ना, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एंटी-वी कर्व, जब एंटी-वी कर्व पर चलती है ना उस समय आर्मेचर करंट का मान अधिक होता है, ध्यान देना। आर्मेचर करंट क्या होता है? अधिक होता है, और अधिक होता है, और जो हमारी पावर फैक्टर है वो लैगिंग पावर फैक्टर मोटर चलती है, लैगिंग पावर फैक्टर पर जो मोटर है वो चलेगी। एंटी-वी कर्व में आर्मेचर करंट कैसा होता है? उच्च होता है, और पावर फैक्टर लैगिंग वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अब ये देख लिए तो ये भी देख लो यार, एंटी-वी कर्व देख लिया आपने तो वी कर्व भी देखो। ये आर्मेचर करंट और यहाँ पर क्या होगा? ओहो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर फील्ड करंट और यहाँ पर आर्मेचर करंट, है ना। फील्ड करंट को बढ़ाओगे तो ये वी कर्व ऐसे बनेगा, यू 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 ऐसे, ये वी कर्व बन गया, है ना। और ये किसके किसके बीच बनता है? फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में। इसको हम कहते हैं वी कर्व, सीधा वी कर्व, है ना। इस समय भी आर्मेचर करंट का मान उच्च होता है, इस समय भी आर्मेचर करंट का मान उच्च होता है, यानी कि इस केस में मोटर हमारी लीडिंग पावर फैक्टर पर चलेगी। किस पर? लीडिंग पावर फैक्टर। और ये लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, दोनों पावर फैक्टर पर हम इस मोटर को कैसे चला रहे हैं? कैसे ये पॉसिबल हुआ पता है? फील्ड एक्साइटेशन की वजह से। किसकी वजह से? फील्ड उत्तेजना जिसको कहा जाता है,
फील्ड उत्तेजना की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अगर फील्ड एक्साइटेशन डीसी नहीं देंगे हम तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक तुल्यकालिक मोटर का एंटी वी कर्व, एक्स पर फील्ड करंट, वाई पर कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ आपको मिलेगा यार, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है कि कृषि में सिंचाई परियोजना के हिसाब से विसरित जल का प्रबंधन करने हेतु जल विद्युत संयंत्रों में किस घटक का उपयोग किया जाता है ना। यानी कि सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, सिंचाई विभाग के लिए पानी का व्यवस्था नहीं कर रही है, लेकिन सवाल जरूर पूछ रही है कि किसके द्वारा करेंगे। देखते हैं ना कि जो गांव में बड़े बड़े बांध होते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं, हर हमारे गांव में तो भाई एक डैम है, बहुत बड़ा डैम है, काचन नाम है उसका, काचन डैम। पानी बहुत रुका हुआ उसमें, और हर साल 2-4 आदमी डूब के उनकी मौत हो जाती है। मछली इतने बड़े बड़े कि 50-50 केजी के एक मछली है वहाँ पर, है ना, छोटी भी है बड़ी भी है। तो वहाँ पर क्या है कि एक नहर निकाला गया है, साइड से एक नहर निकाला गया है, उस नहर के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है और वो पानी चली जाती है गाँवों में, और लोग सिंचाई करते हैं, धान की सिंचाई करेंगे, गेहूं की सिंचाई करेंगे, है ना। तो उस नहर को क्या बोला जाता है, डिस्चार्जर यानी कि विसर्जन, पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है, नहर बनाने का उद्देश्य ना केवल सिंचाई करना है, बल्कि नहर बनाने का उद्देश्य ये भी है कि बरसात के दिनों में ओवर पानी जमा हो जाता है डैम में, और डैम के टूटने फूटने का डर रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा पानी को निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो डिस्चार्जर होता है। पेन स्टॉक क्या होता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, जल विद्युत, जहाँ पानी की वजह से करंट बनता है, तो उसमें पेन स्टॉक होता है ना कि बांध से लेकर टरबाइन तक एक आरसीसी ब्लॉक पाइप के माध्यम से हम पानी को ले जाते हैं। तो ये एक प्रकार का आरसीसी पाइप होता है ना, सीमेंट जिसे आरसीसी पोल होता है ना, वैसे ऐसी आरसीसी पाइप होती है ना। जनरेटर ये विद्युत उत्पन्न करता है, ये क्या करता है, विद्युत उत्पादन करेगा। टरबाइन ये एक प्राइम मूवर है, क्या है, प्राइम मूवर है, जो कि जनरेटर को घुमाएगा। ये क्या करेगा, जनरेटर को घुमाएगा। चलो अगला सवाल है 494 नंबर का कि यदि टर्मिनल वोल्टेज पश्च ईएमएफ से कम है तो अति उत्तेजित यानी कि ओवर एक्साइटेशन तुल्यकालिक मोटर से किस प्रकार की धारा कर्षित होगी। अभी मैंने बताया था आपको कि आर्मेचर करंट अधिक होता है, याद होगा ना आपको। क्या बोल रहा है कि अति उत्तेजित, देखो अति उत्तेजित, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है, देखो जो टर्मिनल वोल्टेज है पश्च ईएमएफ से कम है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच कैसा रिलेशन होगा, इस प्रकार का, बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच इस प्रकार का रिलेशन होगा, है ना। इस समय आर्मेचर करंट का मान उच्च होगा, आर्मेचर करंट कैसा होगा, उच्च होगा, और मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे चलेगी, है ना। मोटर किस पावर फैक्टर पर चलेगी, लीडिंग पावर फैक्टर पर मोटर चलेगी, ठीक है ना। आंसर क्या होगा कि लीडिंग कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी, देख लो, अति उत्तेजित। और दूसरा है कि निम्न उत्तेजित, दूसरा क्या है, निम्न उत्तेजित, यानी कि अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन में जो टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो इस प्रकार से होता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान अधिक होता है बैक ईएमएफ से, फिर भी इसमें आर्मेचर करंट का मान उच्च होता है, इसमें आर्मेचर करंट का मान उच्च होता है, और इसमें मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर चलेगी। कैसा चलेगा, लैगिंग, यानी कि जो करंट है ना, इसमें चुंबकीय करंट का मान ज़्यादा होगा, है ना, इसमें कैपेसिटिव करंट का मान ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। इसमें इंडक्टिव करंट का मान ज़्यादा होगा, इसमें कैपेसिटिव करंट का मान ज़्यादा, लिख दूँ, इंडक्टिव करंट उच्च और कैपेसिटिव करंट उच्च होगा। और एक होता है लेवल एक्साइटेशन, यानी कि सामान्य उत्तेजना,
सामान्य उत्तेजना, है ना। सामान्य उत्तेजना में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, बराबर। दोनों कैसे होंगे, दोनों बराबर होते हैं। और जो हमारी मोटर है, मोटर इस समय इकाई पावर फैक्टर पर चलेगी। किस पर, इकाई पावर फैक्टर पर चलेगी। आर्मेचर करंट निम्न होगा, आर्मेचर करंट निम्न होगा। तो देख लिया ना कि जो सिंक्रोनस मोटर के फील्ड एक्साइटेशन को हम बदल करके मोटर को लीडिंग, लैगिंग और इकाई तीनों पावर फैक्टर पे चला सकते हैं। ये केवल एक ऐसा मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पे चल सकती है, बाकी कोई दुनिया का ऐसा मोटर नहीं है। ये देख लो आप लोग, है ना, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, इकाई। अब यहाँ से कितने सवाल बनेंगे देखना। अभी कौन सा सवाल बना है कि कैसा धारा कर्षित करेगा ना, तो वो देख लीजिए, धारा कैसा कर्षित धारा पर बना है। फिर बनेगा टर्मिनल वोल्टेज बैक ईएमएफ के बीच में कैसा रिलेशन है, एक सवाल। किस पावर फैक्टर पर चलेगा, 2 सवाल। और धारा वाला 3। हर एक एक्साइटेशन से 3 सवाल, 3, 6, 9 सवाल कंप्लीट हो गए यहाँ से। अब देख लो आप लोग, एक ही परीक्षा में 9 तरह के सवाल देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, है ना। एक लूप प्रत्यावर्तित की शून्य स्थिति थीटा बराबर 0 डिग्री है, प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। बड़ा सिंपल आंसर देखना, प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई नोट साइन फाई, ई नोट साइन फाई। तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट और साइन फाई कहाँ है, 0 डिग्री पर। फाई कितना है, 0 डिग्री पर। तो ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ बराबर ई नोट गुणे 0 बराबर 0, बराबर 0। आंसर 0। और दूसरी बात कि फैराडे का नियम क्या कहता है कि जो चालक होता है, जो कंडक्टर है, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, है ना, कितने डिग्री का अंतर हो, 90 डिग्री का, तब प्रेरित ईएमएफ कैसा होगा, उच्च होगा। प्रेरित ईएमएफ उच्च होगा, यानी कि वोल्टेज सबसे अधिक पैदा होगा। कब, जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का अंतर हो। लेकिन जब 180 डिग्री का अंतर हो तब प्रेरित ईएमएफ 0 होगा। ईएमएफ कितना होगा, 0 वोल्ट। ईएमएफ 0 वोल्ट, क्योंकि देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। कई सारे चुंबकीय क्षेत्र होंगे, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप परपेंडिकुलर, है ना, इसके समांतर में ही चालक रख दो, तार। तो इस तार से इस चुंबकीय क्षेत्र का संपर्क ही नहीं हो पाएगा, लिंक नहीं हो पाएंगे आपस में। और जब लिंक नहीं होगा तो फिर करंट, मतलब कि यहाँ पर जो अगर लिंक नहीं होता तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो 180 अंश पर 0 वोल्टेज, 90 अंश पर अधिक से अधिक वोल्टेज। ठीक है ना। लीजिए एक और सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल भी है और अच्छा भी है कि उप स्टेशन की वितरकों से किसे जोड़ा जाता है ना। छोटा सा सवाल है, बड़ा सुंदर सा सवाल है कि उप स्टेशन की वितरकों से किसे जोड़ा जाता है। ये देखो, ये है उप स्टेशन, 2 उप स्टेशन है ना। उप स्टेशन मतलब सब स्टेशन। ये एक उप स्टेशन है और एक उप स्टेशन इधर है। देखना क्या बोल रहा है कि उप स्टेशन की वितरकों से किसे जोड़ा जाता है। फीडर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाएगा, फीडर को। आप देखो, वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जो कि 33 से 11 केवी में कन्वर्ट हो जा रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूटर है ना। वितरक से कौन जुड़ेगा, लोड जुड़ेगा। वितरक यानी कि जो हमारी ट्रांसफार्मा होती है, ट्रांसफार्मा वो 11 किलोवोल्ट से जुड़ी रहती है इनकमिंग, और आउट कितना करता है, 415 वोल्ट। ठीक है ना, 415 वोल्ट, 230 वोल्ट, तो वो लोड से कनेक्ट होता है हमारे घरों में। तो वितरक, लोड वितरक से जुड़ा है, और वितरक किससे जुड़ा है, फीडर से। और फीडर किससे जुड़ा है, सब स्टेशन से।
सब स्टेशन किससे जुड़ेगा? जहाँ से पावर उत्पन्न हो रहा है, विद्युत उत्पादन केंद्र से जुड़ेगा। तो फीडर आपका सही आंसर होगा, फीडर आपका सही आंसर होगा। प्राथमिक पारेषण लाइन, प्राथमिक पारेषण लाइन किसको कहेंगे? 132 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट से अधिक की लाइनें जो है ना, वो सब किस में आएंगी? वो प्राथमिक पारेषण लाइन में आएंगी। वैसे तो 66 किलोवोल्ट से टावर लाइन शुरू हो जाती है, मतलब कि 11 किलोवोल्ट से लेकर के 33 किलोवोल्ट तक। देखो पहला 230 किलोवोल्ट से लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, 230 वोल्ट से लेकर के 11 किलोवोल्ट तक हम आरसीसी पोल के द्वारा इसको ले जाते हैं, ठीक है ना। फिर 33 किलोवोल्ट तक जो होता है वो जीआई का पोल होता है, ठीक है ना, जीआई के पोल के द्वारा 33 किलोवोल्ट। 33 के बाद आता है हमारा, देखना 11 के बाद आती है 25 किलोवोल्ट, 11 के बाद आती है 25 किलोवोल्ट, और इस 25 किलोवोल्ट से हम आरसीसी पोल नहीं, वो ट्यूबुलर टाइप पोल, कौन सा? ट्यूबुलर पोल का प्रयोग करते हैं, जो कि रेलवे लाइन में आप देखते होंगे, रेलवे लाइन में प्रयोग होता है। ट्रेन का इंजन में कितने वोल्टेज की सप्लाई जाती है? 2500 वोल्टेज, 25 किलोवोल्ट की सप्लाई जाती है। तो ये ट्यूबुलर पोल द्वारा, जो कि स्टील के तो नहीं होते, जीआई के ही होते हैं। फिर 33 किलोवोल्ट तक जीआई के पोल होंगे। 33 किलोवोल्ट के बाद 66 किलोवोल्ट के बाद, मतलब 66 किलोवोल्ट से स्टील के पोल आ जाते हैं, स्टील के टावर। फिर पोल नहीं आता, टावर आता है ना। 66 किलोवोल्ट के बाद हम इसको ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है? 25 किलो तक है। कहाँ तक है? 25 के बाद 33 तक है, 11 से लेके 33 तक है वितरण, और 33 के बाद जितने हैं सब वो संचरण में आ जाएंगे। 66 किलो के वोल्ट के बाद स्टील टावर आ जाती है, ठीक है ना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, यदि समान वोल्टता वाले दो लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो निम्न वाटता वाला लैंप वोल्टतापात के कारण दीप हमेशा, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट याद रखना, P बराबर V²/R, है ना। ये आपको सब समझा देगा। क्या क्या समझाएगा ये? कि यदि एक समान वोल्टता, एक समान मतलब कि मान लो कि 230 वोल्ट वाले 230 वोल्ट से जलने वाले दो लैंप हैं, दो बल्ब हैं, मान लो 100 वाट 10 रुपए वाली जो 100 वाट की होती हैं, वो 230 वोल्ट से जल रही हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी भी हैं। श्रेणी क्रम में करंट एक समान, वोल्टेज अलग अलग होता है ना, वोल्टेज अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में, लेकिन 230 वोल्ट दोनों को मिल रहा है। तो निम्न वाटता वाला, मान लो कि ये 5 वाट का है, ये 5 वाट का है, ये 10 वाट का, ये बोल रहा है 5 वाट का लैंप कितना जलेगा? 5 वाट वाला लैंप कैसा जलेगा? 5 वाट वाला लैंप निम्न प्रकाश करेगा। कैसा? निम्न प्रकाश। और ये 10 वाट वाला उच्च प्रकाश। क्यों? हमेशा यही नहीं होता है, जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होता है वो अधिक प्रकाश करता है, और जिसकी वाट रेटिंग कम होती है वो कम प्रकाश करता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो निम्न प्रकाश उत्पन्न कर रहा है ना, ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, क्योंकि रजिस्टेंस, देखना पावर अगर कम है, पावर कम है, देखो 5 वाट है, पावर कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया ना तो फिर वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है ना। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, यानी कि R बराबर V/I होता है। तो ये जो V/I, ये जो अनुपात है ना, ये क्या हो जाता है? R बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाता है ना, ये अनुपात, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसको वोल्टेज अधिक मिलेगा, और अधिक मिलेगा वोल्टेज तो अधिक प्रकाश करेगा। इसमें जो वोल्टेज तो इसी के बराबर मिल रहा था, लेकिन ये ड्रॉप करा दिया, अब इसके पास वोल्टेज ही कम बचा है, तो जितना वोल्टेज बचा है उसके हिसाब से प्रकाश देगा। कम वोल्टेज बचा तो कम प्रकाश। तो आंसर क्या हो जाएगा?
निम्न, है ना, वाटता वाला लैंप निम्न वोल्टता के कारण, उच्च वोल्टता पात के कारण मंद रूप से होता है, दीप होता है। ऑप्शन डी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। अगला है कि लैंप से सवाल है कि फास्फोरस के रूप में कैडमियम सिलिकेट युक्त विसर्जन लैंप का लैंप रंग कैसा होता है। ये देखिए, ये जो कैडमियम सिलिकेट है ना, इसको हम फास्फर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फास्फर। आंसर होगा नील रहित। अगर फास्फर कैडमियम सिलिकेट लगाओगे तो नीला रहित आपका यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना। पीला गुलाबी अगर मैग्नीशियम डालोगे आप उसमें तब, है ना, मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम डाल दोगे फास्फर तो पीला गुलाबी प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा, है ना। और अगर फास्फर कैडमियम सिलिकेट है तो नीला रहित प्रकाश उत्पन्न होगा, और जिसका वेवलेंथ होता है तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य होता है 3800 से लेकर के 7200 एंगस्ट्रॉम, 3800 से लेकर के 7200 एंगस्ट्रॉम होता है। और नीला सफ़ेद का तो होता है ये 3820 से लेकर के 3820 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये नहीं है, इसका 7000 होता है ना, इसका 7000 होता है, इसका 7000 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 7200 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो इनका ये तरंग दैर्ध्य है, क्या है? तरंग दैर्ध्य है। और पीला सफ़ेद होता है जिंक बेरिलियम, है ना, जिंक बेरिलियम, जिंक बेरिलियम सिलिकेट। जिंक बेरिलियम सिलिकेट अगर फास्फर डालेंगे आप तो पीला सफ़ेद प्रकाश देगा। दोबारा सुनना कि फास्फोरस के रूप में अगर हम कैडमियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं तो जो डिस्चार्ज लैंप है उसमें कैसा रंग उत्पन्न होगा? तो नीला रहित उत्पन्न होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ये है। अगर फास्फोरस के रूप में मैग्नीशियम का प्रयोग करेंगे तो पीला गुलाबी प्रकाश उत्पन्न होगा। अगर फास्फोरस के रूप में जिंक बेरिलियम सिलिकेट प्रयोग करोगे तो पीला सफ़ेद प्रकाश निकलेगा। आप देखते हैं ना कि वही एलईडी लेकिन रंग अलग, वही एलईडी सफ़ेद प्रकाश करेगी, वही एलईडी लाल कलर की प्रकाश करेगी। तो फास्फर हम चेंज कर देते हैं और अलग अलग फास्फर करके इसका प्रयोग करते हैं इंडिकेटर बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए, सजावटी लैंप तैयार करने के लिए, है ना। आपने देखा होगा ना कि जो शादी ब्याहों में जो लाइट की लड़ियाँ होती हैं, लाइट की लड़ी होती है, तो आप देखते होंगे कि लड़ी तो एक ही है जो एक ही तार से पूरा कनेक्ट है। कोई लाल जलता है, कोई पीला जलता है, कोई सफ़ेद जलता है, कोई हरा जलता है, ऐसा होता है ना। एक ही लड़ी है लेकिन सारे बल्ब अलग अलग रंग के जलते हैं एक ही करंट से। मतलब कि इसके अंदर जो फास्फर भरा हुआ है ना, वो सब में अलग अलग फास्फर भरा हुआ है, इसीलिए वो अलग अलग रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। देख लो अगला, ये सबसे खतरनाक सवाल है, सबसे खतरनाक सवाल, और ऐसा सवाल जो कि इतना समझ में जल्दी किसी को आएगा नहीं, लेकिन समझना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। मैं बड़ा डिटेल के साथ इसको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, है ना, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एससीआर नियंत्रक डीसी मोटर ड्राइव के मामले में अनुप्रयोग ऋणात्मक गति और धनात्मक टॉर्क के साथ मंदक चतुर्थांश के साथ जनरेटिंग या ब्रेकिंग या रिवर्स ब्रेकिंग है। प्रचालन चतुर्थांश कौन सा होगा? आंसर होगा 4। देखना अब मैं आपको बताता हूँ क्लियर, ठीक है ना। देखो कौन कौन सा चतुर्थांश क्या करता है। एक हमारी मोटर है ना, एक मान लो इंडक्शन मोटर है, उसको चारों चतुर्थांश में चलाएंगे तो वो कैसा कैसा चलेगा। ये क्या है? हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये है द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय, और इसको मान लो चतुर्थ है, ठीक है ना। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि इसमें जो टॉर्क होगा, है ना, इसमें क्या होगा? टॉर्क। इसमें टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव प्राप्त होता है मोटर से,
और स्पीड जो होती है ना वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन इसमें जो टॉर्क आपको प्राप्त होगा, अगर मोटर आपकी सेकंड चतुर्थांश में चल रही है तो टॉर्क हमें निगेटिव प्राप्त मिलता है। और इसमें जो गति है ना वो भी कैसा होता है, निगेटिव। बट इसमें जो टॉर्क प्राप्त होगा वो कैसा होगा, निगेटिव। गति निगेटिव गति में चलेगी, यानी कि निगेटिव गति का मतलब कि निगेटिव स्लिप में चलेगी, है ना। और मोटर अगर चतुर्थांश में चलाएंगे तो इसमें जो टॉर्क है वो कैसा प्राप्त होगा, प्लस, और गति माइनस, गति निगेटिव। कैसा टॉर्क मिलता है हमें, टॉर्क मिलता है पॉजिटिव, लेकिन गति मिलती है। तो ये चारों चतुर्थांश का आप देख लो, टॉर्क और गति के बीच में रिलेशन कैसा है, ये देख लिया आपने, एक। और दूसरा, जब किसी मोटर को फर्स्ट चतुर्थांश में चलाया जाएगा, इस चतुर्थांश में चलाया जाएगा, तो मोटर हमारी पावर सप्लाई करती है ना, शक्ति उत्पादन, ये आप कर दो, शक्ति उत्पादन, यानी कि जनरेटर के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, जनरेटर के रूप में। जब उसी मोटर को आप तृतीय चतुर्थांश में चलाएंगे तो यह इसमें भी शक्ति का उत्पादन करेगा, यानी कि जनरेटर की तरह काम करेगा। एक इंडक्शन मोटर को जनरेटर की तरह चला सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर का काम है यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करना, लेकिन उससे हम विद्युत शक्ति उत्पन्न करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसकी दक्षता न के बराबर हो जाएगी, मोटर जल जाएगी जल्दी से, लेकिन पॉसिबल है। इससे लोड यानी कि यांत्रिक शक्ति, लोड मतलब यांत्रिक शक्ति हमें प्राप्त होगा, है ना। और चतुर्थांश में जब चलाओगे मोटर को तो ये भी लोड यानी कि यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगी, है ना। फर्स्ट और थर्ड जनरेटर की तरह चलेगा, सेकेंड और फोर्थ मोटर की तरह चलेगी मोटर, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा देखो, जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है इसको कहते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, FMM। इसको कही जाती है रिवर्स मोटरिंग मोड, है ना। यह है फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, यह है रिवर्स ब्रेकिंग मोड, रिवर्स ब्रेकिंग मोड। आ गया समझ में। कितने पैरामीटर मैंने बताया, एक टॉर्क वाली एक हो गई, शक्ति उत्पादन वाली दो, और ये तीन बताया। मतलब एक मोटर अगर मान लो कि तृतीय चतुर्थांश में चल रहा है तो वो रिवर्स मोटरिंग मोड में चलेगा, उस समय में पावर का उत्पादन करेगा, उसकी जो स्लिप है वो माइनस में होगी, टॉर्क भी माइनस में होगा, और इसकी दक्षता बहुत कम होगी, स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगा, निम्न दक्षता पर चलेगी, लेकिन ये जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। आपने सुना है कि डीसी मोटर जो रेल के इंजन में लगता है, जब रेल ढलान पे जाती है तो वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के बजाय वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है ना, जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है। आपने पढ़ा है ना डीसी मोटर में, तो वो तृतीय चतुर्थांश में चली जाती है ढलान पे वही मोटर, इसीलिए ऐसा होने लगता है। तो ये सारा मामला है। आंसर आप देख लो, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। मुझे लगता है कि ऐसे सवाल से पाला बहुत कम पड़ा होगा, है ना। और ऐसे सवाल से अगर पाला पड़ता है ना तो दिमाग खुलता है, तब दिमाग चकरा जाता है, काम नहीं करता, हैंगओवर हो जाता है। नेक्स्ट है कि 500 नंबर यार, मतलब कि 500 एक नंबर क्वेश्चन से शुरू हमने किया था और 500 सवाल आज सॉल्व कर चुके हैं। हाफ सेंचुरी मार चुके। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक मुख्य घटक है जो इसे खाना पकाने और प्रकाशन के लिए एक उत्तम ईंधन बनाता है। मतलब कि खाना पकाने के लिए भी काम आता है और प्रकाश उत्पन्न भी करता है, वो है मीथेन गैस, है ना। पहले गांव देहातों में क्या होता था कि जब शादी ब्याह होता था, आज से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो एक जो गैस का सिलेंडर नहीं होता, 5 kg वाली जो गैस का छोटा सा सिलेंडर होता है, उसको कंधे पे रख लेते थे और गैस जला करके एक बत्ती आती थी, उस बत्ती से वो प्रकाश उत्पन्न करता था। लेकिन सिलेंडर के अंदर ये मीथेन गैस होती थी। और घरों में जो किचन में सिलेंडर रखा हुआ है जिससे आज शाम को आपका खाना बना है ना, उसमें भी तो मीथेन गैस ही है।
है कि नहीं है? तो मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और प्रकाश उसको ग्रहण कर, पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं, है ना। ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं, इंसान उसको ग्रहण करता है ना। तो इस प्रकार का मामला है। तो टोटल 500 सवाल सॉल्व हो चुके, टोटल 500 सवाल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हमारे लिए, मैं तो आज तक 500 सवाल सॉल्व नहीं कराया हूँ। ये मेरा पहली बार मैं ऐसा सीरीज चला रहा हूँ जिसमें 500 सवाल सॉल्व मैंने करा लिया, और 50 दिन तक चलेगी। देखिए अभी 19 यानी कि 20, मान लो कि आधा भी ख़त्म नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा मान के चलिए आप लोग, ऐसा मान के चलिए कि मान लीजिए कि अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम, तो कोई शिफ्ट का एग्ज़ाम बहुत टफ रहता है, कोई शिफ्ट का बड़ा इजी रहता है। तो आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप ये नहीं कह सकते यार कि मेरा एग्ज़ाम टफ था, मेरा पेपर टफ था। इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने पढ़ा क्यों नहीं? पढ़े होते तो आपको टफ ना लगता। तो सारे टफ सवाल में एक जगह इकट्ठा कर दिया, सारे कठिन सवाल को एक जगह लेकर के आ गया। अब लो कहाँ से कितना टफ बनाओगे? अब अगर ये टफ सवाल भी अगर आपको इजी लगने लग जाए तो फिर पेपर बनाने वाला भी मान जाएगा आपके तैयारी को, है कि नहीं? ऐसा अपना तैयारी रखो, इतना मजबूत तैयारी रखो, इतना हुनर अपना रखो। कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो ऐसा हुनर रखो, है ना, कि जिधर भी चल पड़ो ना, काफिला आपके पीछे पीछे चलने लगे। इस क्विजेस बहुत होते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, वो नहीं है, एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे क्या मतलब है यार इन बातों का? कुछ मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ सिलेक्शन का, सिलेक्शन हो जाए। टफ तभी होते हैं सवाल जब आप पढ़ते नहीं हैं, है ना, सवालों पे ध्यान नहीं देते हैं, डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, तब टफ लगता है। पढ़ने वाले को टफ थोड़ी लगता है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, जितने नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कल सुबह फिर से आप सभी को लौट कर आना है 8 बजे, तो आना बिल्कुल भी ना भूलें और क्लास को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।